पहला पॉइंट ये था कि अगर ये य है तो इसको हमने आधा नहीं बोलना, इसको ये समझना य के अंदर अ है। तो जैसे अगर हमारे पास जो अभी गलती हुई है, क्षमा हम स्मणो, हमने स्मणो बोला था, क्षमा स्मणो, तो क्षमा स्मणो बोलने से वो स आधा हो गया था, जबकि वो क्या है, क्षमा समणो, क्षमा समणो। दूसरा था, जैसे आपने बताया अभी कि डबल अक्षर हो तो उस पे हमने एम्फेसिस देना है, जैसे जावणित जाए। अब हमारे पास यहाँ पे डबल है, सेम ग्रुप के हैं, सेम फैमिली के हैं, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर नी के ऊपर जोर दे देना है। पंजाबी में उसको अद्धक कहते हैं। जावणित जाए, यहाँ पर अगर आप रुक जाएंगे और यहाँ पे स्ट्रेस देंगे तो इसको आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप उच्चारण में आ जाता है। तो ये बेसिकली तो ज प्लस अ है। अब कभी कभी क्या होता है कि जब डबल अक्षर होता है तो हम इस अक्षर को भी आधा बोल देते हैं, यहाँ तो आ की मात्रा थी इसीलिए दिक्कत नहीं हुई। अब जैसे होता है कप, ये कप है तो हम इसको क्या बोलते हैं, कप, कप बोल दिया तो ये पूरा का पूरा प ही उड़ जाएगा, तो वो ऐसे बन जाएगा। ये आज हम लेंगे, वैसे थोड़ा सा आपको इंट्रो दे दिया है इसका। फिर तीसरा पॉइंट क्या था, य को अ नहीं बोलना है, अ को य नहीं बोलना है। य और अ दोनों डिफरेंट हैं, दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है, किसी भी तरह की नहीं है। जैसे आयरियाणम है, अपत्ति, अपत्ति बोलो क्या है जी, बुक बंद कर देना सब। हाँ, अपत्ति क्या है, य है कि अ है, मुझे बताइए पहले। य है पक्का, ठीक है मैं य लिख देती हूँ। आपने बोला य, अब बुक्स खोल के देखिए क्या है, अपत्ति अम है हमारे, अपत्ति अम है। हमारे उच्चारण में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम हमेशा ही य को अ बोल देते हैं और अ को य बोल देते हैं, क्योंकि य बोलने में हमारे क्या है, जॉ को स्ट्रेस लगता है, और एक ह्यूमन नेचर है, हम लोग मेहनत ज्यादा करना नहीं चाहते, हम अपनी बॉडी से भी मेहनत कराना नहीं चाहते। तो ये य को अ नहीं बोलना और अ को य नहीं बोलना है। चौथा बताइए, एनीवन? नहीं नहीं, चौथा पॉइंट क्या था, पढ़मम हवई। देखिए एक ना बहुत हमें ये चीज का जानना बहुत जरूरी है कि अगर हम कोई उच्चारण कर रहे हैं, अ बोल रहे हैं, क बोल रहे हैं, ह बोल रहे हैं, फ बोल रहे हैं, तो हमारे मुख में क्या प्रयत्न होना चाहिए, क्या प्रयत्न मतलब हमारे मुख का क्या उसमें काम होना चाहिए, जीभ कहाँ लगनी चाहिए, लिप्स की फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। ये आपको कभी भी किसी भी स्कूल में पढ़ाया नहीं गया होगा, नहीं गया होगा। ये मात्र वो ही पढ़ाते हैं जो जिन्होंने किसी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सिखाना हो ना, जैसे अगर फ्रेंच है, आप फ्रेंच करेंगे तो उसमें वो लोग इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं। जो बच्चे फ्रेंच करते हैं उनको इस चीज का बहुत ध्यान रखवाया जाता है कि उनके फेस, उनका मुंह कैसे बन रहा है किसी वर्ड को बोलते हैं, वो उसके मीनिंग को डिफाइन करता है। बट हमारे यहाँ पे हम कैसे बोल रहे हैं वो उसकी साउंड को डिफाइन करेगा, और साउंड आगे जाके मीनिंग को डिफाइन करेगी। बिकॉज अगर अपत्यम है, आप बोलो अपत्यम कर लो, अपत्यम कर लो, क्या फायदा, प्राकृत में इसका टोटल मीनिंग ही चेंज हो जाता है। अगर बाय चांस अ और य सेम ही होते तो यहाँ पे य लिख ही देते ना महापुरुष, उन्होंने अ लिखा है, किसी कारण से ही लिखा है। आज हमें प्राकृत भाषा नहीं आती तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने जो देखा है उसको तो एज इट इज पढ़ना सीख ही सकते हैं। अपत्यम। और दूसरा ये था कि अनुस्वार का उच्चारण कैसा करना। अनुस्वार मतलब बिंदी, किसी भी शब्द के ऊपर बिंदी आएगी तो हमने उसका उच्चारण कैसे करना। जैसे ये है, ये अंग है,
इसको हमने कैसे समझा था? बिल्कुल, क ख ग घ, और उसमें ये लास्ट अक्षर है, इसीलिए अनुस्वार को ये वाला ही हमने उच्चारण देना है। तो हमारे ये गले से और नाक से आवाज आएगी, अंग अंग, ग भी पूरा बोलना, आधा नहीं बोलना। और हमारी भाषाओं में एक नियम है, देवनागरी, संस्कृत और प्राकृत, ये तीन हिंदी, संस्कृत और प्राकृत, इन तीन भाषाओं का नियम है, छोटे को हमेशा सिर पे चढ़ाया जाता है। ग आधा है, छोटा है, इसलिए ग के ऊपर आ गया। आगे प्रपंच, हमने यहाँ पे य बनाया क्योंकि पीछे च था। प्रपंच, ट, फिर था ठंडा, ये क्यों बनाया? क्योंकि पीछे ड था। फिर उसके बाद बताइए कौन सा वर्ग आता है? त थ द ध न, क्योंकि पीछे द था। और फिर उसके बाद क्योंकि पीछे, और हम एक दो तीन चीजें बहुत कॉमनली गलत करते हैं। एक पहला तो ये हो गया, जो हम बिंदियों का उच्चारण गलत करते हैं। दूसरा, हम फ का उच्चारण बहुत गलत करते हैं। अब फ है, इस फ में और इस फ में क्या फर्क है? ये फ है ना, ये बेसिकली आप देखेंगे खान वाला ख है ना, तो एपिग्लॉटिस से बोला जाता है। और वैसे अगर आप देखोगे ख ऐसे है, लेकिन ये खान वाला ख है ना, वो एक अलग उच्चारण आता है। जैसे ये फ है, लेकिन इसमें नीचे बिंदु लग जाते तो हम इसको फ बोलते हैं। ये बड़ा डिफरेंस है। पंजाबी में भी एपिग्लॉटिस वाले वर्ड्स आते हैं, अब मुझे नहीं पता, वो पंजाबी यहाँ पे पढ़ी हुई तो किसी ने नहीं होगी, मुझे लगता है पढ़ी हुई है। हाँ, तो जिन्होंने पंजाबी पढ़ी हुई है उनको भी पता है कि ये फ होता है और उसके नीचे बिंदी आती है। बहना, ये फ होता है फारसी का, ये फ होता है फल का। आप कभी भी देखिए इंग्लिश में इस चीज का बहुत सही है, अगर किसी ने इंग्लिश को समझाओ, फोनेटिक्स की हो, तो उसमें ना जब फोन बोला जाता है तो पीएच लगाया जाता है, जब फिश बोला जाता है ना तो एफ लगाया जाता है। अगर किसी ने इंग्लिश समझी हो, इंग्लिश पढ़ी हो, तो जब फोन बोला जाता है ना तो पीएच लगाया जाता है, और जब फिश बोला जाता है ना तो एफ लगाया जाता है। ये फर्क होता है। आपके मुख में क्या प्रयत्न हो रहा है? अब जब फ बोलोगे ना, आपके दांत और आपके होंठ मिलेंगे, फ। जब आप फ बोलोगे तब आपके अकेले दोनों होंठ ही मिलेंगे। एक आपको कहानी सुनाना चाहूंगी। हमारे शासन में अनेकों अनेकों आचार्य भगवान महान ग्रंथकार हुए हैं, उसमें एक सबसे महान, जो कह सकते हैं कि विजयानंद सूरी महाराज जी से एक पहले, जिन उनके और विजयानंद सूरी महाराज जी के बीच में 260 साल का गैप था, उनका नाम था महोपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराज साहब। वो इतने विद्वान थे कि रोज के 1000 श्लोक याद करते थे, 1000 श्लोक याद करते थे। और उनके बारे में कहा जाता था कि एक नींबू उछाल के नीचे आए, उतने में वो 3-3.5 श्लोकों की रचना कर लेते थे। वो इतने विद्वान थे। एक बार राज्यसभा में उनकी परीक्षा हुई, उनको बोला गया कि आपको 1 घंटे तक प्रवचन करना है, लेकिन प्रवचन में आपके दोनों होंठ नहीं मिलने चाहिए। एक होंठ के ऊपर रंग लगा दिया गया और पूरे के पूरे होंठ नहीं मिलने चाहिए। आपको पता है कौन सी लाइन डिडक्ट हो गई उसमें से? प, फ, ब, भ, म, इन कोई भी शब्दों का वो प्रयोग ही नहीं कर सकते थे। किया तो परीक्षा में फेल। लेकिन हमारे शासन के ऐसे बुद्धिमान, ऐसे प्रकांड विद्वान महोपाध्याय जी हुए, जिन्होंने उस परीक्षा को भी पास किया। बिना प वर्ग बोले उन्होंने पूरा का पूरा व्याख्यान चलाया। इसको प वर्ग कहते हैं। क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, अब याद आ रहा होगा, त वर्ग और प वर्ग।
हमने अकेले कल व्यंजनों का किया था, व्यंजनों में भी वर्गीय व्यंजन ही किए थे, जिसमें हमने 25 व्यंजन किए थे। उसके पहले हमने स्वर भी नहीं किए, उसके बाद हमने जो अंतस्था, और उनको अंतस्था कहते हैं और ऊष्माक्षर कहते हैं, ऊष्माक्षर, उनका भी हम उच्चारण सीखेंगे। तो ये तो अब आपको ये 4 पॉइंट तो आपको क्लियर हो गए। ठीक है जी, कुछ किसी को कुछ भी पूछना है इन पॉइंट्स में से? नहीं पूछना, चलो गुड। हाँ जी पूछिए। क्योंकि पीछे कुछ भी नहीं है, जब पीछे कुछ भी नहीं होगा तो म ही बोला जाएगा। जैसे पद्मम हवई मंगलम, इधर ओम नमो सिद्ध, कल लास्ट टाइम भी यही गलती थी मेरी, है भगवान, मिच्छामि दुक्कडम, ओम नमो सिद्धम। जब अंत्य में कुछ भी ना हो, एक अक्षर के बाद कोई भी अक्षर ना हो, एक ही पद में, अब पता क्या होता है, जैसे जो हम इन बिंदियों की बात करें, ये एक पद में है, एक पद में मतलब एक कंसेक्यूटिव वर्ड में है, ये एक कंप्लीट वर्ड में है, होल फ्रेज में है। तो अगर इसमें बिंदी होगी तो हमने ये पॉइंट्स देखने हैं। अगर लास्ट में बिंदी हो और कोई दूसरा वर्ड स्टार्ट हो रहा हो, तब हमने बिंदी को म ही बोलना है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि इसमें लोगों को बहुत प्रश्न आता है, कई जम किंची, जंग किंची, दोनों साउंड्स बोलते हैं। अब इसमें ग्रंथकार महर्षि कहते हैं कि पहले के समय में ना ये इकट्ठा ही बोला जाता था, क्योंकि जब लिपियां मतलब पेपर पे लिखा जाता था तो इकट्ठा ही लिखा जाता था। तो इसके उच्चारण के लिए आज भी एक्सेप्शंस हैं कि आप इसको जंग किंची भी बोल सकते हो और जम किंची भी बोल सकते हो। तो अर्थ दोनों का सेम है क्या? हाँ, जम किंची और जन किंची। म पूरा नहीं बोलना, जम किंची। वैसे मेरा पर्सनल यही है कि मैं तो इसको जम किंची बोलती हूँ, जंग किंची, जम किंची। पर ये है ना कि यहाँ पे पॉज लेते लेते म पूरा हो जाता है, कई बार म पूरा हो जाता है, तो इसको जंग किंची भी बोल देते हैं। हम बात कर रहे थे डबल अक्षरों की, ये वाले पॉइंट की बात कर रहे थे, क्योंकि हमने वर्गीय व्यंजन किया, तो वो मैं पॉइंट समझा देना चाहती हूँ। एक पॉइंट और था, ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट ये था कि जब भी कोई अलग अलग फैमिली के वर्ड्स आएंगे, उनको हमने एज इट इज ही प्रोनाउंस करना है। ये है त, भक्त, तब हमने इस पे जोर डालना नहीं है, हमें इस पे एम्फेसिस देने की जरूरत नहीं है, हमने इसको सीधा सीधा एज इट इज रीड करना है। भक्त, भक्त, भ पूरा, क आधा, त पूरा। सेम फैमिली के वर्ड है तो एम्फेसिस दे रहे हैं। बिल्कुल डिफरेंट के हैं, तब आपको एम्फेसिस पूर्व के वर्ड में नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इफ यू आर रीडिंग ना, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट कभी कभी क्या होता है, हम वो पॉइंट दिमाग में होता है कि डबल अक्षर है, एम्फेसिस देना, हम भक्त, तो वो कैसे चेंज होगा आप देखिए, ये बन गया भक्त। अब हमने बोला भक्त, भ पे जोर देके बोला, तो वो क्या बन जाएगा, भक्त। दो बार आ जाएगा प्रोनाउंस करने। ये फर्क आता है, ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। जब भी हम अलग फैमिली के वर्ड्स आएंगे, क्योंकि क की फैमिली में त नहीं है, त की फैमिली में क नहीं है, जब भी अलग फैमिली के वर्ड्स आएंगे तब हमने उनको सीधा सीधा बोलना है। जब सेम फैमिली के वर्ड्स आएंगे तब हमने उनको स्ट्रेस देके बोलना है, जैसे जावणी जाए, नहीं के ऊपर हमने जोर दे दिया। ऐसे ही अब हम ना एक ये भी मिस्टेक बहुत करते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, पहला ही पॉइंट भूल गए। पहला पॉइंट क्या है हमारा, ब्रह्म, म पूरा है। अगर हम भ्रम बोल देंगे ना तो वो ऐसे हो जाएगा, भ्रम नहीं है ये, वो भ वाला भ, ये ब्रह्म, ब्रह्म। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आप जो साउंड्स है ना उन पे बहुत काम करना पड़ेगा। जैसे हम बच्चों को काम कराते हैं ना, म, क को आ की मात्रा आ, का, न को न सिंपल म, का न, ऐसे ही हमें इन शब्दों को भी पढ़ना पड़ेगा। ब आधा है, र पूरा है,
ह आधा है, म पूरा है, तो वो भ्रम नहीं बनता है, वो ब्रह्म बनता है। ये अरे ब्रह्म में ब आता है क्या? हाँ, ब आधा है, देखिए, ब आधा, र पूरा, ह आधा, म पूरा। जब मैं म पूरा बोलूं ना तो समझ जाइएगा कि उसमें अ का समावेश है। हाँ, क्योंकि जब मैं म कोई भी अक्षर पूरा बोलूं तो समझ जाइएगा कि उसमें अ का समावेश है। वैसे तो जो बिल्कुल अगर टेक्निकल भाषा में बोलूं, ब आधा, र आधा, अ, फिर ह आधा, म आधा, फिर अ, ये ब्रह्म है। ये हमारी बहुत बहुत ज्यादा मिस्टेक। वैसे एक बात बताना, घर जाके किसने ये प्रैक्टिस किया? मुझे नहीं लगता किसी ने किया है, क्योंकि आज मैंने देख लिया, आज अनुभव में आ चुका है, किसी ने भी नहीं। क्या जी? श्रीजी की क्या लेने के बाद हमारे तो वो तो फिर अब मुझे लगता है मुझे आपको होमवर्क देना पड़ेगा कि आप इसमें ये वाले नियम के साथ के अक्षर मुझे ढूंढ के पाठ में से निकाल निकाल के लिख कर लेकर आओ, ये करना पड़ेगा। ये बेहतर है मैं पहले दिन को पहले दे देता। तो ये हमारा म है। अब ये आता है किसमें? हाँ, एक मिनट, बिल्कुल, ये क्या है? तुम ह। अब ह के साथ हमारा ना ऑटोमेटिकली अ आ जाता है, हम ह अलग बोल ही नहीं सकते हैं। ह की एक विशेषता ये है कि बेचारे को हम अलग बोल ही नहीं सकते, उसके साथ ना कुछ मात्रा लगाए बिना हम उसका उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे। आधा ह बोल नहीं सकते, तो ये तुम ह, जमहा, तुम्हा, जमहा। जब भी म और ह, अब इन दोनों में डिफरेंस है। जब भी ऐसे लिखा जाएगा तो उसका मतलब है ह आधा है, म पूरा है। जब भी ऐसे लिखा जाएगा तो म आधा है, ह पूरा है। यूजुअली क्या होता है, हम लोग इन चीजों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आज थोड़ा सा एक तो आपको वर्गीय व्यंजन का थोड़ा बताएंगे, क्योंकि हमारा चल रहा है, और डबल अक्षर बुक में कैसे लिखे जाते हैं, हमने उसको रीड कैसे करना है वो भी जानेंगे। ठीक है जी? एक मुझे ना कोई भी एक किताब दे दो सूत्र पाठ की। धन्यवाद। हम सूत्र लेंगे, उसमें ना फटाफट लेके उसमें जो जो कॉमन मिस्टेक्स आती हैं वो बात कर लेंगे, ताकि आप लोग अपनी पेन से लेके अंडरलाइन कर लो। फिर उसके बाद अभी हमारा टाइम हुआ है 11:40 होने वाले हैं, हम 12 बजे तक ये करेंगे। उसके 10-15 मिनट लास्ट में मैं आपको नियम सिखाऊंगी नए वाले, और होमवर्क मिलेगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस करके आओ। आप लोग हफ्ते में एक दिन नहीं किया आपने, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मतलब 1 घंटा 10 मिनट मैंने आपको दिए, वो ऐसे ही। मुझे आपकी तरफ से थोड़ा तो आउटपुट चाहिए। मेरे को ये था कि हाँ, आज हम गुरुवंदन सुनेंगे तो माइट भी खमा समणो तो करेक्ट हो ही चुका होगा, एक खमा समणो तो करेक्ट हो ही जाएगा। हाँ जी, तो वो चीज मेरे सुनने में नहीं आई तो थोड़ा सा दिल को दुख लगा। अब आपको होमवर्क मिलेगा, आप होमवर्क करेंगे। तो पहला हमारा सूत्र है नवकार मंत्र, वो हमने कर लिया था। उसमें हमने देख लिया था ढ के नीचे बिंदी नहीं है तो हमने पढ़मम बोलना है। उपज छायानम में हमने व पे स्ट्रेस देना है। सब्ब पाव पनासनों पे हमने व पे और पावप व पे भी स्ट्रेस देना है, क्योंकि सेम फैमिली के वो वर्ड्स हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है पंच इंद्रिय सूत्र। जब हम समायिक लेते हैं तो पंच इंद्रिय सूत्र आता है। अब आप लोग ना कोई एक जना बुक बंद कर दे और मुझे पंचेंद्रिय, किसको पंचेंद्रिय मुक्त पाठ आता है? हाँ जी, आप बुक बंद कर दो, मेरे को पंचेंद्रिय सुनाइए। नहीं नहीं, बुक बंद करके।
पंच महाव्य पंच क्रिया पालन संबंधों पंच संयोगी शक्ति गुण बच्चा। आपको गलतियां पता चली इनकी? पता चली? ये क्या बोल रहा था लास्ट टाइम? ये भी हमने लिया था पॉइंट। क्या है ये? हम इन्होंने क्या बोला था? हम क्या बोलते हैं? हम बोलते नहीं है, हम तह बोलते हैं। अब हम तह बोलेंगे। सह, तह, जह, वह, यह, रह, ये सारे के सारे अगर हम तह बोलेंगे तो वो ऐसे बन जाएगा, अगर हम तह बोलेंगे तो वो ऐसे रहेगा। उच्चारण का कितना फर्क। पहले के समय में डिक्टेशन से ही लिखा जाता था, एक जन बोलता था, दूसरा जन लिखता था, तो उच्चारण शुद्धि का होना बहुत जरूरी होता था, क्योंकि लिखने वाले से ऐसी मिस्टेक्स हो जाती थी। और अभी के टाइम पे जो हमारे अक्षर हैं वो देवी देवता सुनते हैं, तो देवी देवता सुन के इनका जो अर्थ है वो अलग अर्थ निकाल लेते हैं। हम एक एक अक्षर से लेंगे आज, पंचेंद्रिय का एक एक अक्षर फटाफट कर लेते हैं। ये है पंचेंद्रिय, य अ नहीं है ये। पंचेंद्रिय संवरणो, नो नो, ये न नहीं है, ये नो नहीं है, ये अणो है। पंचेंद्रिय संवरणो, तह नव वीह। एक जन बोले, कोई एक जन बोले। बंभ चेर, र पूरा है, आधा नहीं है। आधा होगा अगर हम बंभ चेर बोलेंगे तो वो आधा हो जाएगा। आप लोग अगर चाहें अपनी नोटबुक्स के नीचे ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं, बुक्स के नीचे, कि हम यहाँ पे गलत बोलते हैं। इस बुक में तो हमारा पंचेंद्रिय लिखा हुआ है। हाँ, वो उन्होंने करेक्शन भी की हुई, ऊपर यह भी लिखा हुआ, वो कोई बात नहीं, कहीं कई बार प्रेस दोष भी हो जाता है। क्या जी? यहाँ कर लो। हाँ जी, वो आप कर लीजिए, ले जाइए। बंभ चेर, आगे गुत्ती धरो। अब यहाँ पर हमारा रूल नंबर 2 लगेगा। सेम फैमिली है तो हमने गु पे जोर दे दिया, ठीक है। सेम फैमिली थी, हमने गु पे जोर दे दिया। गुत्ती धरो, धरो तो सिंपल ही है। आगे चौवीह, चौवीह। कसाय नहीं है, कसाय बोलेंगे तो वो ऐसे आ जाएगा, कसाय। कसाय। मुक्को में भी सेम फैमिली है, इसीलिए हमने म के ऊ पे हमने जोर दे दिया है। मुक्को। पंच इंद्रिय संवरणो, अब इसका अर्थ भी आपको क्विकली बता देती हूँ। पांचों इंद्रियों का संवरण करने वाले, मतलब कि हमारी जो पांचों इंद्रियां वो विषय कषायों में भटकती रहती हैं, उनको वापस अपनी जगह पर टिकाने वाले, वापस लाने वाले। पंच इंद्रिय संवरणो तह नव वीह बंभ चेर गुत्ते धरो। ब्रह्मचर्य की 9 वाड़ होती है, 9 गुप्तियां होती हैं। बेसिकली 9 ऐसे नियम होते हैं जिससे हमारे ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। तो वो ब्रह्मचर्य की रक्षा की नवविह मतलब नवविध, विध मतलब प्रकार, तह मतलब तथा, तथा नवविध बंभचेर, बंभचेर मतलब ब्रह्मचर्य, गुत्ती मतलब गुप्ती, धरो। नवविह का मतलब विध, विध मतलब क्या होता है? प्रकार, टाइप्स। बंभचेर गुत्ती, गुत्ती का मतलब होता है गुप्ती। धरो का मतलब है धारण करने वाले, जैसे धर्म धुरंधर होता है ना, धर्म की धुरा को धारण करने वाले। व्रतधर होते हैं, व्रत को धारण करने वाले, वैसे गुत्तीधर गुत्ती का मतलब होता है गुप्ती। गुप्ती बेसिकली एक शास्त्रीय वर्ड है, वो हमें बताता है कि कैसे हम अपनी आत्मा का गोपन, गोपन मतलब रक्षण कर सकते हैं। तो हमारे ब्रह्मचर्य के रक्षण के लिए जो 9 प्रकार की वाड़ है उसका भी वो
पालन करते हैं, उसको धारण करते हैं। चौवीह कसाय मुक्को। अब इसका तो बहुत इजी मीनिंग हो जाना चाहिए, बताइए। चौवीह, चौ मतलब चार, विह मतलब प्रकार, कसाय मतलब कषाय, और मुक्को मतलब मुक्त। मुक्त, मुक्त, मुक्ति नहीं, मुक्त। मुक्त मतलब उससे बिल्कुल दूर। चौवीह कसाय मुक्को। आगे अठारस नहीं है, 18 है, अकेला ठ है, ठ नहीं है, इसमें 18 है। मेरी गलती हो गई, मिच्छामि दुक्कडम। 18 ये क्या है? गुणेहिम नहीं है, गुणेहिम है, अण है ये गुणेहिम नहीं है। जब न बोलेंगे तब दांतों को जीभ लगेगी, जब अण बोल लेंगे तब कहाँ जीभ लगनी चाहिए? पैलेट पे। जब हम अण बोलेंगे तब पैलेट पे जीभ लगनी चाहिए। गुणेहिम गुणेहिम संजुक्तो। इसका मतलब है इय मतलब यह, यह 18 मतलब 18 गुणों से युक्त, संयुक्त, संजुक्तो संयुक्त। मुत्तो, वो मुत्तो मैंने उड़ा, मुक्को मतलब मुक्त, संजुक्तो मतलब संयुक्त। आगे बोलिएगा जी। अब आपको पता चला कहाँ कहाँ गलती हो रही है, अंडरलाइन करें आप लोग। आगे अब हम ये बहुत जगह, ये चीज हम बहुत जगह करते हैं, हम इसको आधा ही बोल देते हैं। अब नवकार मंत्र में भी एसो पंच नमोकारो, हमारा कॉमन उच्चारण यही है, हम एसो पंच नमोकारो बोल देते, जबकि है एसो पंच नमोकारो। जहां पर पॉज है वहां पर पॉज लेना ही है, वहां लेना ही है। अब अगर इकट्ठा होता तो वैसे ही ना लिख देते पंच नमोकारो। अगर पॉज ना होता तो वैसे सीधा सीधा लिख देते। यहाँ पर पॉज है इसीलिए यहाँ पर स्पेस छोड़ी गई है, तो हमें क्या समझना है, इसको पूरा ही बोलना है। पॉज, और हाँ, जहां जहां पॉजेस कहे गए हैं ना, आप वहां वहां पॉज लोगे ना तो आपका उच्चारण भी बहुत सुधरेगा। आज हम संतिगरम है, अजित शांति है, स्नातस्या की स्तुति है, इन सब को, पुखरवर्दी वड्ढे है, इन सबको हम लय में बोलते समय हमारी बीच में लय टूट जाती है। बहुत बार ऐसे होता है। स्नातस्या की स्तुति में तो पक्का ही है लय टूटती है। भ्रमत चक्षुषा जब आता है ना, तब मोस्टली लोगों की लय टूटती है। कारण यही होता है, जब हमारा उच्चारण शुद्ध होता है तब हमारी लय भी खराब हो जाती है, क्योंकि इनको सूत्रों को बनाया ही उस हिसाब से हुआ है, इनकी रचना ही उस हिसाब से हुई है कि उच्चारण करते समय इनकी लय भी बरकरार रहे। ये क्या है? पंच महव्यय। अब हम इसको ना महव्यय बोलते हैं, महव्यय, इसको महव्यय बोलते हैं। महव्यय पता है क्या बन जाएगा? महव्यय ये बन जाएगा, वह भी उड़ गया, एक ही मात्रा आ गई, और दोनों में, दोनों के अर्थ में बहुत फर्क है। पंचमहव्यय, पंचमहव्यय। अब हमारा यहाँ पर भी सेम वही है, सेम फैमिली के, इसलिए ह पे हमने जोर दे दिया। पंचमहव्यय जुत्तो। आगे फिर आधा च बोल रहे हैं आप लोग। पंच, पंच विहायार, हाँ जी, विहायार पालन सम्मथो।
क्योंकि ये दोनों भी सेम फैमिली के हैं, इसलिए हमने म पे स्ट्रेस देना है, एम्फेसिस देना है, जोर देना है। पंच महव्यय जुतो, 5 महाव्रतों से युक्त। संजुत्तो था, जुत्तो था, संजुत्तो मतलब संयुक्त, जुत्तो मतलब युक्त। प्राकृत बहुत सरल भाषा है, जिसको हिंदी आती है उसको प्राकृत बहुत आराम से आ सकती है। पंच विहायार, अब देखिए विह का मतलब क्या बताया था, टाइप्स। यहाँ पर ना संधि हुई है, जैसे आत्माराम महाराज जी का नाम आत्म भी था और साथ में क्या था, आनंद भी था, तो उनको आत्मानंद महाराज जी भी कहते हैं। उनको आत्मानंद भी कहते हैं क्योंकि इसमें भी म था, इसमें भी अ था, इसमें भी आ है, दोनों मिल गए आत्मानंद बन गया। अब इधर क्या हुआ है, विह प्लस आयार। आयार का मतलब होता है आचार। अच्छा, पंचाचार कौन से हैं, कोई बताएगा मुझे, 5 आचार कौन से हैं? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, पहला कौन सा होता है, ज्ञान? ज्ञान के साथ एक और भी चीज आती है, 5 आचार होते हैं, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्र। इनको प्लीज एक पेन देना, हाँ बाद में ऊपर से। हाँ, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, ये 5 आचारों का विह मतलब प्रकार, और इसमें यहाँ पर संधि हो गई तो विहायार बन गया है। तो विहायार पालन समर्थो, 5 प्रकार के, पंच विहायार मतलब 5 प्रकार के आचारों का पालन करने में समर्थ। समर्थो क्या बन गया, प्राकृत बहुत ही सरल भाषा है। प्राकृत के लिए कहा जाता है जो अल्प बुद्धि होते हैं, जो मंद बुद्धि होते हैं, स्त्री बाल अल्प बुद्धि मंद बुद्धि वालों के लिए ही प्राकृत भाषा है। इसीलिए एक आपको फन फैक्ट बताऊं, हमारे जो ग्रंथ है, नवकार मंत्र है, आगम है, प्रतिक्रमण के सूत्र है, वो सब प्राकृत में है। कारण कि उसको अल्प बुद्धि वाले भी पढ़ें, समझ के पढ़ के उससे अपना आत्म का कल्याण करें। लेकिन जो हमारे 14 पूर्व है, 14 पूर्व किसी को पता है, कहते हैं ना नवकार मंत्र 14 पूर्वों का सार है। किसी को पता है 14 पूर्वों के नाम? 14 कौन कौन कर रहा है या किस किस ने कर ली? माला लग सकते हैं तो वो 14 पूर्व हर साल की माला। हाँ जी, तो पूर्वों के नाम बताइए मुझे, 5 पूर्व ही बता दीजिए। वो तो हाँ, आगे उसके पहले 14 पूर्वों का सार जो है वो नवकार मंत्र कहा जाता है। वो जो 14 पूर्व है वो सिर्फ संस्कृत में रचे जाते हैं, उसका ज्ञान सारा का सारा संस्कृत में है। क्यों? क्योंकि संस्कृत विद्वानों की भाषा, संस्कृत को समझना सरल नहीं है। इस वजह से आम कोई बंदा उसको ना पढ़ ले, क्योंकि उन ग्रंथों में महान ज्ञान और महान विद्याएं छुपी हुई हैं जिसका लोग दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इस वजह से उसको मात्र संस्कृत में ही रखा गया, ताकि वो सिर्फ लायक, योग्य और तीक्ष्ण बुद्धि वाला ही पढ़ सके। तो हमारे जो ग्रंथ, अब लोग कहते हैं कि आपके तो ग्रंथ प्राकृत में है तो ये तो अनपढ़ों के लिए है। जब विद्वानों के साथ चर्चा होती है ना, तब ये विषय आता है, क्योंकि प्राकृत को समझ लीजिए, जैसे पहले ही बताया, नॉट सो गुड लोगों की लैंग्वेज है वो। पर हमारे तीर्थंकर भगवंत ने हमारे ऊपर इतना उपकार किया है कि उन्होंने देखा कि सभी जीवों के पास ये ज्ञान पहुंचना चाहिए, इसलिए ही उन्होंने जितने भी ग्रंथों की हमारे गणधर भगवंतों ने रचना की, वो सारे के सारे मानव जीवन के लिए की, संसारियों के लिए की और संयमियों के लिए की, थोड़े नीचे संयमियों के लिए की, वो सारी की सारी प्राकृत में की, ताकि हमें लर्न करना इजी हो। लर्न कर लिया है तो उसका अर्थ निकालना हमारे लिए इजी हो। विहायार पालन सम्मथो, अगर आगे फिर सेम गलती, पंच
समी पंच समियो हाँ जी बोलिए 36 गुणों यस मोना बहन ने ठीक बोला मच्छर पंचसमियो मतलब पांच समिति और 3 गुप्तियों को पंचसमियो 3 गुप्तो हाँ 36 गुणों गुरु मध्य 5 जो समिति का पालन करते हैं 5 समिति कौन सी बोलिए इरिया समिति आता है इट्स ओके मैं तो वैसे ही नहीं डरावनी इरिया समिति भाषा समिति ऐषणा समिति आदान भंड मत्त निक्षेपणा समिति पारिष्ठा पानिका समिति हाँ जी ये आपको अतिचार अगर आपने रीड किया हो तो अतिचार में चारित्राचार में ये आता है ये नेम्स आते हैं इरिया समिति मतलब चलने फिरने में जो हमने ध्यान रखना है उस चीज का भाषा समिति बोलने के समय हमें किस चीज को नहीं बोलना कैसा बोलना है कैसा नहीं बोलना उसका ध्यान रखना है इरिया समिति भाषा समिति ऐषणा समिति मतलब हम गोचरी के लिए जाते हैं अब देखिए ये जो है ना ये साधु के लिए तो सदा के लिए है लेकिन श्रावक के लिए जब वो पौषध या सामायिक में हो तब के लिए है तो पौषध या सामायिक में श्रावक हो तो पौषध में क्या होता है गोचरी पौषध भी होती है अब यहाँ पर हुई नहीं होगी आई डोंट नो किसी को पता भी होगा अब श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा में एक गोचरी पौषध का भी विधान है कि श्रावक लोग पोसो करे हाँ गोचरी लेने जाते हैं घरों में और जैसे साधु भगवान तो धर्मला बोलते हैं वो जैना मंगलम बोलते हैं और फिर वो श्रावक के घर से गोचरी लेकर आते हैं जो उनके निश्रादाता गुरुदेव होते हैं उनको गोचरी दिखा के वो भी स्वयं साधु की तरह ही गोचरी वापरते हैं तो ऐषणा समिति का ध्यान सामायिक और पौषध में श्रावक को रखना होता है ऐषणा समिति आदान भंड मत्त निक्षेपणा समिति आदान मतलब लेना भंड मतलब अपने पास रखना भंड मत्त निक्षेपणा मतलब रखना अब जैसे मैंने ये डस्टर लिया वैसे तो शुद्ध विधि यही है कि इस डस्टर को मैंने देखा अच्छे से इस पे कोई जीव नहीं है फिर इसको लिया फिर इसका उपयोग किया और जिस जगह पे मुझे इसको रखना है अब सपोज मुझे इधर देखना है कि इधर कोई जीव तो नहीं है ताकि इरेज करते समय वो मर ना जाए तो इसी तरह से हमें कोई भी वस्तु लेनी या रखनी हो उसके पीछे भी जयना और समिति का पालन करना होता है देखना होता है कि हाँ ये जगह है इस पे जीव तो नहीं जहाँ मैं चीज रख रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या होता है बुक्स बंद करते हैं ना बुक्स पढ़ते हैं उसमें जीव रह जाते हैं और फिर वो मर जाते हैं तो ये समिति का पालन उस समय बहुत जरूरी है और पारिष्ठा पानिका समिति अब जैसे हम लोगों का स्टूल पास करते हैं यूरिन पास करते हैं जो हमारे अंदर से अशुचि निकलती है उसको अच्छी जगह पे परठवना जैसे तैसे नहीं परठवना ताकि उसमें जीवों की उत्पत्ति ना हो इन समितियों के पीछे भी देखिए कोई भी आचार विचार व्यवहार जैन धर्म के अगर सिद्धांतों में मिलेगा उसके पीछे मात्र और मात्र एक ही आशय होगा अहिंसा का जितना ज्यादा जीवों को कम से कम हम दुख पहुंचाए वही आशय होगा तो 5 समिति का पालन करने वाले 3 गुप्तियों को धारण करने वाले ती गुत्तों का मतलब 3 गुप्ती ऊपर भी बताया गुत्ती धरो यहाँ पे गुत्तो 3 प्रकार से गुप्त मतलब 3 गुप्तियों को धारण करने वाले 36 गुणों गुरु मध्य का मतलब पता क्या है ये भाई ये पॉइंट आप ना दिल में बिठा लो ये जो वर्ड है ना ये दिल में बिठा लेना क्योंकि आज के समय में हम यहाँ तहाँ जहाँ भटक रहे हैं हम किसी को भी अपना गुरु मान रहे हैं किसी के पीछे लग रहे हैं किसी का भी नाम जप कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं हम सिर्फ एक लौकिक व्यवहार में कुछ अपने जीवन में थोड़ी सी चीज पाने के लिए वो चाहे हमें अपने पुण्य से ही मिल रही हो लेकिन हम एक ऐसे
शक्तियों को गुरु मान लेते हैं। मैं देखती हूँ लोग ना न्यूमरोलॉजिस्ट को अपना गुरु बनाने लग गए हैं, टैरो कार्ड रीडर्स को अपना गुरु बनाने लग गए हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर होता है उसको ही अपना गुरु बनाने लग गए हैं। मतलब इस तरह से गुरु बनाना बहुत आजकल प्रचलन में आ चुका है, और एक तो सबको पता ही है। तो मैं गुरु मध्य कि जिनके अंदर ये 36 गुण मिलेंगे ना, वही मेरे गुरु हैं। मध्य मतलब मेरे गुरु। गुरु बहुत सारे हैं, सुगुरु भी है, कुगुरु भी है। हमें डिफरेंस करना आना चाहिए कि मेरे लिए सुगुरु कौन से और कुगुरु कौन से, और वो डिफरेंस बताने वाला सूत्र पंच इंद्रिय सूत्र है। हम जब स्थापना भी करते हैं ना, समायिक करने से पहले हम गुरु की स्थापना करते हैं। गुरु की स्थापना क्यों करते हैं कि इस सामायिक में मेरे से कोई गलती ना हो जाए, इसका ध्यान कौन रखेगा? गुरु जी आप रखेंगे, मेरे गुरु आप रखेंगे। तो हमने और कौन से गुरु की स्थापना की जिसमें ये सारे के सारे गुण मिलते हैं? मेरे लिए वही गुरु जी हैं जो इन 36 गुणों का पालन करते हैं। अगर उनमें आज छद्मस्तता की वजह से इन 36 गुणों में से कोई एक गुण कम ज्यादा है, कोई बात नहीं, लेकिन वो इन 36 गुणों में मानते तो हैं, वो इन 36 गुणों में मानते तो हैं, इन 36 गुणों को जानते तो हैं ना। तो अगर आज मैं कोई किसी वस्तु को जानती हूँ, मानती हूँ, कल क्या पता मेरे जीवन में ऐसा क्षण आएगा मैं परिवर्तित हो जाऊंगी और इनका पालन भी करने लग जाऊंगी। तो हमें ये चीज देखिए, छद्मस्त है, आज हमारा वो समय नहीं है, हमें गुरु गौतम स्वामी ही मिलेंगे। आज महावीर नहीं है तो गौतम भी नहीं है, हमारे पास छद्मस्त गुरु है। छद्मस्त गुरु कभी ऐसा होगा कि शायर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी कर्मों का आवरण है। लेकिन हम यहाँ पर जिन धर्म के प्रति श्रद्धावान हैं, स्वाध्याय वगैरह के परिणति से धीरे धीरे हमारे कर्म खत्म होंगे और हमारे अंदर एक प्रकट भावना है कि हम इन अपनी बुरी आदतों को छोड़े। जिन शासन में कोई भी साधु साध्वी, कोई भी आचार्य या कोई भी प्रवर्तक या कोई भी गणी जी, कोई भी साधु होंगे, उनके मन में एक ही आशा होगी कि मैं जल्दी से जल्दी अपने कर्म खपा के मुक्ति गति को जाऊं। और कर्म खपाने का किसी की स्पीड तेज होती है, किसी की। तो हमें ये चीज याद रखनी है कि इन 36 गुणों को मानने वाले, जानने वाले, अपनाने वाले, पालन करने वाले ही मेरे। इसमें से आपको गलतियां पता चली? हाँ जी पूछिए। नहीं पढ़ते। हम ना, हमारे जिन शासन में ना स्थापना निक्षेप को बहुत महत्व दिया जाता है। अभी प्रभु तो हमारे पास है नहीं, प्रतिमा पे हमने सुमतिनाथ लिख दिया तो वो हमारे लिए सुमतिनाथ ही हो गए ना, हो गए, क्योंकि हमने उसमें उनकी स्थापना कर दी। अब जब गुरु अवेलेबल नहीं है, अब मेरे गुरु कल्पज्ञाश्री जी महाराज साहब हमारे में बड़े हैं, लेकिन वो भी तो किसी की आज्ञा में आएंगे, उनको भी सुधर्मा स्वामी जी की पाठ परंपरा में किसी की आज्ञा में है। अब यहाँ पर वर्तमान गच्छाधिपति जी नहीं है, तो वो अब हर क्रिया करनी वो पूछेंगे कैसे, किसको पूछेंगे? तो हम कुछ चीजों में गुरु भगवंत की स्थापना कर सकते हैं, जिसमें ये अक्ष होते हैं, स्थापनाचार्य जी में अक्ष होते हैं, अक्ष के अंदर हम 5 अक्ष रखते हैं और उसमें हम सुधर्मा स्वामी जी की स्थापना करते हैं। हम मानते हैं हमारे सुधर्मा स्वामी जी हैं, तो उनकी परंपरा में आने वाले सभी साधु साध्वी को हम गुरु मान लेते हैं। और 5 ही क्यों, अक्ष ही क्यों? क्योंकि सुधर्मा स्वामी जी की जंघा पर अक्ष का लंछन था और वो 5वें नंबर के गणधर थे, इस वजह से 5 अक्ष रखे जाते हैं। लकड़ी की मूर्ति बनाकर भी गुरु की स्थापना की जा सकती है, गुरु की फोटो हो तो भी उसके ऊपर पंचेंद्रिय पढ़ के आप कर सकते हो। पर व्यवहार में ऐसा है कि जिस किताब के अंदर नवकार और पंचेंद्रिय लिखा हो उसी के ऊपर आप स्थापना करके करते हैं। हमारे श्वेतांबर मूर्ति पूजक समाज में आलंबन का बहुत बहुत महत्व है, क्योंकि निरालंबन ध्यान तो हम तब करेंगे जब आलंबन से ही हम ढंग से ध्यान कर लें। आप भगवान के पास जाते हैं, भगवान की प्रतिमा का आलंबन लेते हैं, प्रभु की प्रतिमा का आलंबन लेकर सचमुच बताना आपको एहसास हुआ है आज तक? आप तो क्रिया करके आ जाते हो, क्रिया करके आते हो, दिखता है साक्षात परमात्मा बैठे हुए हैं मंदिर जी में, उनका आलंबन के स्वरूप में प्रतिमा जी हमने रखे हुए।
पर हमारा मन इतना का खराब है, हम उसमें भी परमात्मा को नहीं ढूंढ पाते हैं। तो अपनी आत्मा में बिना किसी सहारे के हम कैसे ढूंढ पाएंगे? अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, यहाँ पे ही कोई मुरादाबाद की कोई स्त्री हो, मैंने एक बार देखा हो, मैंने उसका परिचय आपको पूछना हो, मैं बोलूंगी वो ऐसे लंबे से थे, गोरे से थे, वो थोड़े बाल ऐसे थे। आप पूछोगे वो किसकी बहू है, नहीं पता। किसकी वाइफ है, नहीं पता। नाम क्या है, नहीं पता। कुछ नहीं पता। फिर आप मुझे फोटो दिखाओगे कि ये वाली है, मैं कहूंगी हाँ हाँ ये वाले है, फोटो से झट से पता चल जाएगा। तो आलंबन ये काम करता है। आलंबन हमें उसके साथ एक कनेक्शन बनाने में मदद करता है। अब यहाँ पे स्थापना जी ना हो तो मुझे होगा कि मेरे सिर पे मेरे गुरु बैठे हैं, और मेरे गुरु महाराज यहाँ ना हो, मेरे गुरु महाराज ऊपर हैं एग्जाम्पल, तो मैं जैसे तैसे भी बिहेव करूंगी, क्योंकि छद्मस्तता है मेरे अंदर। तो उस छद्मस्तता को कंट्रोल करने में हमें किसी का आलंबन चाहिए, किसी का हमारे सिर पे होना चाहिए। तो हम एक साक्षी भाव से स्थापना का निक्षेप रखते हैं कि हमने इनको अब अपना गुरु माना है, अब जो भी हम क्रिया करेंगे ये हमारी क्रिया को देख रहे हैं। और कई बार तो ऐसा है, कुछ श्रावक क्या करते हैं, जाप जपते हैं ना, तो उन्होंने जिनकी गुरु धारणा की हो वो उनका स्पेशली आसन बिछाते हैं, आसन बिछाते हैं, और उनके गुरु जहाँ कहीं भी हो, वर्तमान में है या नहीं है कोई बात नहीं, वो उनको प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु महाराज, मैं जाप जपने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मेरी कोई भी गलती हो तो आप उसमें बताना। और उनको स्वतः ही उनको एहसास होता है कि उनके गुरु ने उनको गलती बताई। ये स्थापना निक्षेप का फायदा है। बताने कोई नहीं आया, अंतरात्मा ने जवाब दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो अक्ल डालने वाले भी तो ऊपर बैठे हैं ना, तो निक्षेप ये काम करता है। ये हो गया गुरु मध्य। अब जैसे कि हमने कहा पंच इंद्रिय हमने आगे देखना था, पर थोड़ी सी डिस्कशन हो गई है, तो उस वजह से अभी हम थोड़े से रूल्स देख लेते हैं। आगे एक पाठ करना है, ऐसे करेक्ट करने के रूल्स देखने हैं। ठीक है जी। नहीं, ये तो इसलिए बताया कि आपका फटाफट ना अर्थ भी हो जाए। बहुत लोगों को अर्थ नहीं पता होगा, बहुत लोगों को अर्थ नहीं पता होगा, तो इस तरह से फटाफट अर्थ हो जाए और साथ के साथ हमें अपनी गलतियां पता चल जाए और थोड़ा बहुत प्राकृत भी पढ़ना आ जाए। हाँ जी, अच्छा याद बताइए 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 बताइए। पूर्व आत्म प्रवाद पूर्वाय नमः। पूर्व शब्द तो है ही उनके नाम के पीछे। अब हम सबके नाम के पीछे जैन है ना, ये बताता है कि हम किस कैटेगरी में हैं। तो आत्म प्रवाद एक ग्रंथ का नाम है, तो वो ग्रंथ किस कैटेगरी में आता है वो उसके पीछे नाम लिख दिया पूर्व। और पूर्वाय नमः, अब ये संस्कृत आ रही है फिर से, जब भी कभी नमः शब्द का प्रयोग होगा ना तो उसके साथ ना हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगेगी। नम के साथ हमेशा चतुर्थी लगती है। अब पूर्वाय, अब जिन्होंने थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ी है, बालह बालो बालाह, बालम बालो बालाह, बालेन बालाभ्याम बालेहि, बालाय, तो आय जब भी अकारांत नाम होता है उसके पीछे आय लगा देता है, वो चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। अब आप देखेंगे सुमति नाथाय नमः, आदि नाथाय नमः, यहाँ पे हर जगह ही चतुर्थी विभक्ति, क्योंकि नमः के साथ चतुर्थी ही आनी है। वो तो धातु हो गई ना, हम तो यहाँ अव्यय की बात कर रहे हैं। जब भी नमस्कार की बात आएगी तब उसमें हमेशा चतुर्थी आएगी। स्वस्ति स्वधा स्वाहा, जब स्वाहा शब्द भी आएगा तब उसके साथ चतुर्थी ही आएगी। और जब अब जैसे स्वामी ने नमः, हम वासुपूज्य स्वामी ने नमः क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि स्वामिन शब्द है, स्वामी शब्द है ही नहीं, स्वामिन शब्द है, स्वामिन शब्द है। तो जब अब ये थोड़ा सा डीप में जा रही हूं तो ए लगता है, अब वो एक नियम की वजह से ये ए का आय बन जाता है। बाकी जब भी सिंपल होगा तो वो स्वामी ने नमः गुरु, इसीलिए मैं ज्यादा बता नहीं रही, सिंपल इतना याद रखिए, जब भी नमः लगता है, जब भी नमः लगता है उसके साथ आपको कोई पूछे ना, आप बोल देना चतुर्थी विभक्ति लगती है। वो गए ओ संस्कृत के ज्ञानी आ गए फिर वो अगला दूसरी बार क्वेश्चन नहीं पूछेगा नहीं आप है ना, हाँ मैं आई, 1 मिनट में आई। पर मेरा एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है,
कृपया करके अगर आपने नहीं सीखी, इट्स ओके, अभी भी देर नहीं हुई है, हमारी बहुत उम्र बढ़ गया, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। थोड़ी बहुत बेसिक संस्कृत और बेसिक प्राकृत सीख लेनी चाहिए। 6-6 महीने के कोर्सेज निकलते हैं। लगभग जो नेशनल संस्कृत के इंस्टीट्यूट है उसमें 6-6 महीने के कोर्सेज ऑनलाइन भी निकलते हैं। हो सके तो 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स प्राकृत और संस्कृत का कर लेना चाहिए। उससे आपको जो ये ग्रंथों में संस्कृत है ना, वो बेसिक संस्कृत और प्राकृत रीड करनी आ जाएगी। और अगर आप अपने बच्चों को कोई लैंग्वेज लेकर देना चाहते हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज, मैंडरिन, कोई भी है, उसकी जगह आप संस्कृत लेकर दीजिए, इट वुड बी बेटर। वो काम लगेगी शासन को। क्योंकि मैंने इलेक्टिव इंग्लिश की है, मुझे अब अफसोस हो रहा है मैंने उस टाइम संस्कृत क्यों नहीं कर ली। वो आपके टाइम पे थी ना, आज के टाइम पे नहीं है। हाँ जी, अब हम फटाफट रूल्स कर देते हैं बिकॉज टाइम इज शॉर्ट और आप लोगों को जाना है। हाँ जी, घबराहट हो जा रही, पता नहीं, पानी भी नहीं पिया ना मैंने। रूल्स में हमारे रूल्स थे जब एक ही नहीं अलग फैमिली का चल रहा था, तब हमने देख लिया। अब हम थोड़े से ना कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जिनका उच्चारण हम गलत करते हैं। जैसे ये क्या है? अर्क, कुछ अरक भी बोलते हैं। जब पंजाबी टिपिकल में बोलने आता है ना, उनका एक्सेंट होता है, वो अरक बोलते हैं। ये र और क है। र आधा है, क आधा है, अ पूरा है। कल्प, कल्प भी बोलते हैं हम। मेरा नाम, मैं अपना भी नाम बोल देती हूँ जो सब। अब ये आत्मा है, सब आत्म प्रज्ञा ही बोलते हैं। ये अब कल प्रज्ञा महाराज है, सब कल प्रज्ञा महाराज जी, कल प्रज्ञा महाराज जी, कल कई तो कल प्रज्ञा, कल प्रज्ञा। हाँ, इनका तो बोलना ही नहीं आता बेचारों का नाम। इनका नाम क्या है? ये इधर लिखा हुआ है। ये पता है कैसे बना है? ये कैसे बना है? आज्ञा, कभी ऐसे होता ना, लोग इनको अज्ञानता महाराज जी भी बोलते हैं। इनको अज्ञानतिका, अज्ञानता, पता नहीं क्या क्या इनके बेचारों के नाम है। मेरा तो फिर ठीक है, आत्म का, आत्मा का आत्म ही बना है। इनका तो अज्ञानता ही पहुंच जाता है सीधा। तो कभी भी अगर आपको कोई इकट्ठा वर्ड ना पढ़ना आया हो, सबसे एक ये हैक भी है हमारा शास्त्र पढ़ने का, आप तोड़ के बोल लो ना, आज्ञा अंकिता, आज्ञा अंकिता, आज्ञा अंकिता, आज्ञा अंकिता बोलोगे तो आज्ञा अंकिता ही बन जाएगा। हाँ जी, आज्ञा अंकिता बोलोगे तो वो इकट्ठा ही हो जाने वाला है। आज्ञा अंकिता, आज्ञा अंकिता, ना ना ना, गलत बात नहीं करनी, गलत बात नहीं करनी। अर्क, ये र और क मिला, ये अर्क है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स है। अब जैसे मैं वो बताने, मेरा नेक्स्ट वही आने वाला था, क्योंकि ये चल रहा है ना र वाला। ये ब्रह्म है, ये ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए मैं इसको ज्यादा इलैबोरेट करके, ठीक है जी। अब जो बहना ने कहा और जो हम करने वाले थे, ग्रह नहीं है, वो ग्रह है। ये ग्रह है ही नहीं। अगर ग्रह होता तो वो ऐसे होता, ग्रह है, ये ऐसे बन जाता, ग्रह है। मैं भी पंजाब से ही हूँ मोना बहन, सेम ही धरती से हैं हम।
ये ग्रह है। अब इसमें इसमें क्या फर्क और इसमें क्या फर्क है पता है आपको? धर्म लाभ। ये तो री है ना, री से ऋषि वाले का बोल। बिल्कुल, इसमें री से ऋषि वाले का व्यवधान है, इसमें र का व्यवधान है। ये ग है, ये र है, ये अ है, ये ह है, ये अ है। ग्रह, ग आधा था इसलिए हमने आधा ही बोला। ग ग्रह गृह है। ये सेल्फ टॉक। वैसे तो मेरे पंडित जी जो कराते हैं वो तो है। हाँ, आज 1 साल हुआ मेरे व्याकरण, आज मेरा व्याकरण कंप्लीट हुए को 1 साल हुआ। मतलब 4 साल का अभ्यास रहा और आज 1 साल पूरा हुआ है। और फिर नहीं, बहुत उन्होंने बहुत सारा सिखाया और बहुत सारा कुछ देख देख के सुन सुन के वो थोड़ा दिमाग में आता रहा। हाँ जी, वो भी बताने लगी हूँ। वो मैं सब आने लगती हूँ, आप लोग पहले ही बता देते हैं। मेरे हृदय की बात, मेरे हृदय की बात आप लोगों तक पहुंच जाती है। अब इस वर्ड का उच्चारण साउथ में किसी और तरह से होता है, नॉर्थ में किसी और तरह से होता है, गुजरात में किसी और तरह से होता है। अब वो लोग ना कृपा बोलते हैं, वो लोग कृपा नहीं बोलेंगे, वो कृपा बोलेंगे। देवगुरु की कृपा है, गृह है, देवगृह है, तो वो इसको ऊ और रू की मात्रा की तरह बोल देते हैं, जबकि यहाँ पर इसको री की तरह बोलते हैं क्योंकि री ऋषि है। पर ये दोनों ही उच्चारण टेक्निकली गलत है। अगर मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट बिल्कुल टेक्निक वाली बात बताऊं तो ना ये री है ना ये रू है, ये ग्रह है। इसमें आपकी जीभ आपके पैलेट को लगेगी। ये ग्रह भी नहीं है, ये ग्रह है। पर हमारे यहाँ पे प्रचलन रू का है, इसलिए हम री का है इसलिए हम इसको गृह ही बोलेंगे। हाँ जी, ओह वेरी नाइस। ग्रह जो प्लैनेट्स होते हैं वो, गृह मतलब घर। वैसे ये बने दोनों एक ही धातु से हुए हैं, ये धातु एक ही यूज हुई है दोनों को बनने में, लेकिन दोनों के मीनिंग्स कंप्लीटली डिफरेंट हो गए। संस्कृत में ना एक ये भी चीज है, रूट वर्ब्स, रूट होते हैं, वर्ब्स होते हैं, उनके साथ जो सफिक्सेस लगते हैं ना, उन सफिक्सेस या प्रीफिक्सेस के लगने के बाद उनका मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। सेकंड हुई है मात्र और मातृ, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। मात्र अलग है, मातृ अलग। मैं बताने लगी थी बिकॉज हम सेम अभी फैमिली पे रह के ही जा रहे हैं ना, तो मैं बताने लगी थी। अभी उन्होंने ह्रीम बोला वो भी, और मातृ भी कि त के साथ र कैसे आएगा और हमने उसको कैसे उच्चारण करना है। आप टीचर है के? जैसे हमारे बहना ने बोला मातृ, हाँ जी, बहुत गुरुदेव की देन है ये मातृ। बताइए कैसे लिखेंगे इसको हम? त्र नहीं साउंड करेगा, ये त्र साउंड नहीं करेगा। उसके पीछे कारण है, ये आप लिख लीजिए, मैं पूछने वाली हूँ, मैं लिखवाऊंगी बोर्ड पे अगली बार। ये आपको लिखने पड़ेंगे, संधि विच्छेद करने पड़ेंगे। वैसे तो ना संधि विच्छेद के लिए भी बेस्ट है, आप उच्चारण से ही संधि। हाँ जी, बिकॉज दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। ये एक व्यंजन है, ये एक स्वर है। ये पहली बात तो स्वर इंडिपेंडेंटली बोला जा सकता है, व्यंजन इंडिपेंडेंटली बोला नहीं जा सकता। आप कभी भी देखेंगे व्यंजन को बोलने के लिए आपको कोई ना कोई स्वर की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो स्वर होता है उसको आप इंडिविजुअली भी बोल सकते हो। इन दोनों को इसीलिए अलग बोला। अभी मैंने आपको बताया इन दोनों का साउंड ही डिफरेंट है, वो बात अलग है। अभी जो हमारे इधर प्रचलन में, साउथ और नॉर्थ में और गुजरात में प्रचलन में एक ईज देने के लिए उसको री बोल दिया जाता है, जबकि री तो ये होता है। अब मैं आपको बोलूं
ये क्या है? ये क्या है? ये भी कृति है, ये भी कृति है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दोनों बोले तो सेम ही जा रहे हैं, तो किसी आम बंदे को कैसे पता चलेगा? इसलिए मैंने बताया कि जो नॉर्थ और साउथ में डिफरेंस बहुत है। अब ये देखिए, ये कृपा ये भी होता है, कृपा ये भी होता है। अब मुझे कैसे पता क्या लिखना है? इसीलिए ये जो री होता है ना, इसका टेक्निकली साउंड ही बहुत डिफरेंट होता है। ये र की तरह बोला जाता है, कृपा। इसको ऐसे बोलते थे पूर्व के महर्षि। आज भी कई जगह जैसे साउथ में है ना, साउथ में जो गुरुकुलम्स वगैरह चल रहे हैं, वहां पर इसको मतलब र की तरह ही बोला जाता है। ग्रह, ये ग्रह, वो ग्रह। मतलब इसको मेरे को भी अभी बोलना नहीं आ रहा, बिकॉज मैंने सीखा था तो मैंने उसके बाद प्रैक्टिस नहीं की। तो ये दोनों का डिफरेंस है, बट हमने इसको कृति ही बोलना है क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रचलन में कृति है। ये मातृ है, और ये मात्र है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस क्या है? ये माँ, अब आपको पता चला, त्र संयुक्त अक्षर है, जबकि रूकार है वो स्वर है। यहाँ पर दो अक्षर इकट्ठे होके उनकी फॉर्मेशन कुछ ऐसी हो गई है। यहाँ पर सिंपल एक स्वर ही था तो उसकी फॉर्मेशन ऐसे है, क्योंकि जब भी री ऋषि लिखा जाता है ना, उसका ये वाला पार्ट यूज कर लिया जाता है। ये हो गया मात्र। अब एक श श श श श, हाँ इन्होंने रीम बोला था, रीम। एक रीम ऐसे लिखा जाता है, एक रीम ऐसे लिखा जाता है। इन दोनों में भी बहुत डिफरेंस है। नहीं सॉरी, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, दोनों में डिफरेंस नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये हीम है, ये रीम है, वो अलग है। उसमें फिर मात्रा नहीं होगी पीछे, कारण। ये सिंपल ह है बहना, ये ह है सिंपल, और ये हीम है, ये रीम है। इसको हम लिखेंगे ह को बड़ी ई की मात्रा और पीछे आधा म, ये हीम है। जबकि ये रीम है, इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये ह है, इसको पीछे फिर र आया है, फिर ई की मात्रा आई है, फिर म आया है। ये हीम है, ये रीम है। जब भी ह के पैर में इस तरह से र आएगा। अब रीम, ह जो है वो गले से आता है, तो उसका उच्चारण आपको ध्यान, देखिए हरीम भी नहीं बोल सकते, रीम भी नहीं बोल सकते क्योंकि ह आना चाहिए, तो रीम, क्योंकि ह आधा है। ओम राम रीम रूम रह यह। हाँ जी, छोटी शांति में भी पूरी लाइन हरीम तो है ही नहीं है ना, उसको कैसे प्रोनाउंस? मैं वही, इसीलिए मैंने वो गाथा बोली, ओम राम रीम रूम रोम रह, इस तरह से बोलता है। तो वो ह भी, ह की साउंड बहुत ही कम आएगी क्योंकि उसके साथ कोई भी स्वर नहीं आ रहा है। ह की साउंड इसलिए कम आएगी क्योंकि एक तो वो कंठ्य है, और दूसरा उसके साथ कोई स्वर नहीं आ रहा, सीधा क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है। तो जो पीछे का व्यंजन होता है वो वैसे भी ओवर पावर कर लेता है। जैसे कल्प बोलोगे तो लो आधा ही रह जाएगा, प पूरा आ जाएगा। ऐसे जो ऋषि मंडल स्तोत्र है, उसमें भी आता है ओम राम रीम रोम रीम रोम राम। हाँ जी, तो वो करेक्ट करा लेना ना, वो ये वाली गाते हैं, ओम राम रीम रोम रीम रोम राम अक्षर, हाँ वही है। दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः, उसकी माला आती है। वो बहना आने लगे हैं, उस विषय पे हम आएंगे। पर अभी हम ये, फिर अभी हमारा समय भी हो रहा है, सिर्फ 5 मिनट बाकी है हमारे पास, क्योंकि रीम, क्योंकि बड़ी है रीम, रीम
तो वो ह भी आ जाएगा, र भी आ जाएगा, बड़ी भी आ जाएगी, म भी आ जाएगा। और एक जो इन्होंने पूछा हृदय, इन्होंने हृदय पूछा, तो हृदय में यहाँ पे री ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। वो पता है क्या है, वो ह है और उसके साथ री ऋषि वाला है। तो इस वजह से जब ह के पैर में रीकार होगा, कोई उसके ऊपर मात्रा नहीं आएगी, क्योंकि मात्रा स्वयं एक स्वर होता है। दो स्वर कभी इकट्ठे नहीं आते हैं, ये भी एक रूल है। व्यंजन हमेशा इकट्ठे आ सकते हैं, दो क्या तीन व्यंजन भी इकट्ठे आ सकते हैं, लेकिन स्वर कभी भी इकट्ठे नहीं आ सकते। इसको हृदय, हम तो हृदय पढ़ते हैं, हृदय। ये गुजरात में हृदय पढ़ते हैं, मैंने वही तो बताया, कृपा, मैंने इसीलिए तो बताया कृपा, और ये इसीलिए तो एग्जाम्पल्स दिए थे। ये हृदय, वैसे तो इसको हृदय भी बोलते हैं, हृदय भी बोलते हैं, हृदय भी बोलते हैं, हृदय भी बोलते हैं। अब एक मिनट, हाँ है, बिल्कुल एक्सेंट बहुत मैटर करता है, बट अगर हमने उच्चारण सही नहीं किया, देवी देवताओं को हमारे एक्सेंट की परवाह नहीं है, उनको उच्चारण, साउंड्स का महत्व है, साउंड्स और उनकी फ्रीक्वेंसी का महत्व है। उनको हम किस एक्सेंट के, उनको थोड़ी पता मैं नॉर्थ की हूँ, साउथ की हूँ, उनको तो ये कोई फलानी गिन रही है, कुछ गिन रही है। अब वो मेरे उच्चारण की स्पष्टता से ही मेरी बात समझ पाएंगे, बिकॉज देवों की भाषा कौन सी है, किसी को पता है? देवों की भाषा कौन सी है? देव किस भाषा में बात करते हैं पता है? संस्कृत भाषा में। देवों की भाषा संस्कृत ही है, देव संस्कृत में ही बात, नहीं, वो देवनागरी लिपि अलग है, संस्कृत एक भाषा होती है, लिपि है। अब जैसे मैंने अंग्रेजी का कोई शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है टेलीफोन, ये लिपि देवनागरी है, शब्द अंग्रेजी का है, अंग्रेजी भाषा का है। तो इसी तरह से संस्कृत भाषा है, प्राकृत भाषा है, वो ब्राह्मी लिपि से लेकर किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है। आप संस्कृत को इंग्लिश में भी लिख सकते हो। अब जैसे हम बार बार लिखते हैं ना, अहम लिखना होता है, अहम त्वम अस्ति, तो इस तरह से कुछ लिख दिया जाता है, हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये लिपि अलग है, भाषा अलग होती है। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। क्या जी इसमें है? हाँ, थक गए? क्या हुआ, आपको नहीं पता था इन चीजों का, है ना? तो फिर अच्छा, इट्स ओके, बाद में बात कर लेंगे। ये बेसिक नॉलेज है, हमें तो ये भी नहीं पता भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है। हमेशा हमेशा एक चीज याद रखना, भाषा जो बोली जाती है, लिपि जो लिखी जाती है, किसी भी भाषा को जब हम आकार रूप में लिखते हैं उसको लिपि कहा जाता है। तो हमारे यहाँ पर सबसे पहली लिपि कौन सी हुई है पता है आपको? कौन सी? ना भाई, ब्राह्मी लिपि हुई है। और ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी और सुंदरी, ब्राह्मी के नाम पे ही ब्राह्मी लिपि शुरू हुई है। बाकी अशोक महाराजा से पहले भी ब्राह्मी लिपि के शिलालेख मिले हैं, लेकिन उस समय के ब्राह्मी, आपको मैं एक बात बताऊं, ब्राह्मी लिपि के भी 15 से ऊपर वेरिएशंस हैं। हाँ अब ना जब किसी को कहा जाता है, हमारे में ना पंजाबी में कहा तो थत्थे दा थत्था ही रहना है, पंजाबी में कहा जाता है तो थत्थे दा थत्था ही रहना है। थत्थे दा थत्था मतलब तू जैसे है तूने वैसे का वैसे ही रहना है। बाकी सब जगहों में ना एक चीज बहुत बोली जाती है, तूने तो ढ का ढ ही रहना है, ढ का ढ ही रहना है। बिकॉज अशोक महाराजा से पहले से लेकर अब तक बाकी सब वर्ड्स की फॉर्मेशन में चेंज आ गया सिवाय इसके। तो वो ढ जैसा चला जा रहा है वैसे का वैसा है, अभी भी है। हाँ, ढ ढक्कन इस, और पंजाबी में थत्थे का थत्था इसलिए कहा जाता है कि वो जो थ है वो वैसा का वैसा ही है, थ में कोई चेंज ही नहीं आया है। तो इसलिए भी ये कहावतें भी जो बनी है हमारी डेली लाइफ के ऊपर से बनी हुई है। तो हमारे ये रूल जो, एक मिनट बहनों, अब एक मिनट, एक आपको डिफरेंस पहचानना सिखा देती हूँ, जो बहुत बेसिक डिफरेंस है पर हम पहचान नहीं पाते। इन दोनों का, दोनों में डिफरेंस क्या है बताइए? बिल्कुल, हृदय का मतलब ही हृदय होता है।
हृद का मतलब भी हृदय होता है और ह्रद का मतलब होता है सरोवर। लगभग ह्रद का मतलब सरोवर है, लिख मत लेना ह्रद का मतलब सरोवर, मैं पक्का नहीं है। द्रह का भी है, रद का भी है, कुछ मतलब है, मैं इसका देख के बता दूंगी। रद, ह आधा, र पूरा, अ की मात्रा, ये र है। और री तो क्या है, ह के पैर में रीकार है। तो आज के लिए हमारा समय हो गया है, तो हाँ जी, तो आपको थोड़ा बहुत समझ आया कि सारा समझ आया? हाँ रद ही बोलेंगे, हाँ आधा है, र पूरा है, रद बोलेंगे, उसको रिद बोलेंगे, रीकार है, और उसको रद बोलेंगे। दोनों का अलग अलग है। हाँ इसका मीनिंग मैं अभी बता दूंगी, मैं कंफर्म्ड नहीं हूँ। तो जब भी, अब जैसे ग्रह और गृह में फर्क था, वैसे ही हृदय और रद में फर्क था। हमें कुछ फॉर्मेशंस भी पहचाननी आनी चाहिए कि ये अगर इकट्ठे है, और आपको एक रूल बता दिया हुआ है, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी है, छोटों को सिर पे बिठा के रखते हैं, तो जो भी आधा अक्षर आता है वो पूरे वाले के ऊपर चला जाता है। हमारी संस्कृति इतनी सुंदर है, वो हमारी लेखन कला में भी नजर आती है कि छोटों को हमेशा सिर पे चढ़ा के रखते हैं, तो वो हमने यहाँ पे भी, वो तो बाहर लगता है, फिर कंप्लेंट करते ही रहेंगे, चढ़ाते भी बड़े ही सिर पे हैं। तो चलिए आज सभा समाप्त हुई, कल हम